समझो, साथ साथ में दिखते चलना छोटा मोटा, ठीक है। आपको नोट्स मिल जाएंगे पूरे के पूरे। बच्चों रिवीजन क्लास है, कई जिनका बैकलॉग है तो वो थोड़ा फास्ट चलेंगे। किसी को अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता है, वैसे तो समझ आ जाएगा, मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ आता है तो कईयों का मैथ वीक होता है, तो इसमें थोड़ा सा है ना बच्चों, मैथ स्ट्रॉन्ग चाहिए, यहाँ पे कैलकुलेशन हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो वो घर में जाके आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। ओके, कौन कौन पहली बार कर रहा है सॉल्यूशन चैप्टर? कितने बच्चे हैं जो? हाँ मेरे पास ठीक है, ओके ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज सॉल्यूशन? व्हाट इज सॉल्यूशन? देखो सॉल्यूशन में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि सॉल्यूशन क्या चीज है। सॉल्यूशन देखो सबसे पहले तो ये सोचो सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर, ठीक है। तो सॉल्यूशन से पहले हम मिक्सचर के बारे में डिस्कस करते हैं। मिक्सचर कितने टाइप का होता है? तो एक्चुअली मिक्सचर जो वो दो टाइप का होता है, ठीक है। मिक्सचर जो है बच्चों वो टू टाइप का है। आपके पास कौन सा होगा? एक होगा हमारे पास होमो और एक होगा हमारे पास हेटेरो। क्लास 9th या 10th में पढ़ना शुरू कर देते हैं मिक्सचर टू टाइप का। होमोजेनस मिक्सचर कौन सा होता है? होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब हमारे पास सेम, इसका मतलब क्या है? कॉम्पोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म रहेगी थ्रू आउट द मिक्सचर। कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म रहेगी। कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपने बच्चों वाटर लिया, वाटर सॉल्यूशन है, वाटर प्योर सब्सटेंस है, प्योर कंपाउंड है। H2O लिया, सॉल्यूशन नहीं है। आपने इसमें क्या करा? आपने इसमें NaCl डाल दिया। ध्यान से सुनना, जैसे आप NaCl डालोगे, NaCl इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, आयन में टूट जाएगा। टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? अगर अच्छे से स्टीर कर दोगे तो इस पूरे बच्चों वाटर में NaCl अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, आयन स्प्रेड हो जाएंगे। अब आप कहीं से भी सैंपल ले लो, आप चाहे साइड से ले लो सैंपल, इधर से ले लो, कहीं से भी ले लो, आपको जो नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम है वो क्या मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे। कहीं से भी आपको कहीं से भी कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, चाहे 1 ml की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, चाहे 100 ml की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, आपके पास जो नंबर ऑफ आयन होंगे वो इक्वल होंगे पर यूनिट वॉल्यूम। इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। तो दूसरी तरफ हेटेरोजेनस मिक्सचर के बारे में समझते हैं। हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या होता है? कॉम्पोजिशन जो वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। यूनिफॉर्म का मतलब आपने क्या करा? ये वाटर दिया था, वाटर में आप ऐसा करो सैंड डाल दो, रेत डाल दो, सारा सेटल डाउन हो जाएगा। कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म थोड़ी ना, यूनिफॉर्म है नहीं है यूनिफॉर्म, तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोल देते हैं? हेटेरोजेनस। तो बच्चों व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। अगर कोई भी सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर है तो वो सॉल्यूशन होगा। बात समझे? पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि कोई भी मिक्सचर अगर होमोजेनस है तो वो सॉल्यूशन होगा। तो बड़ी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर हुज कंसंट्रेशन कैन बी वेरीड टू अ सर्टेन लिमिट। इसका मतलब क्या है? कैन बी वेरीड टू अ सर्टेन लिमिट। फॉर एग्जांपल पहले आपने 100 ml पानी में 10 ग्राम सॉल्ट डाल दिया, फिर आपने दूसरे 100 ml पानी में 2 ग्राम सॉल्ट डाल दिया, फिर आपने 3 ग्राम सॉल्ट डाल दिया। आप अपने वो भी सॉल्यूशन है, 2 ग्राम वाली भी सॉल्यूशन थी, 1 ग्राम वाली भी सॉल्यूशन है, सारी सॉल्यूशन है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन आप अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं। सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं होती कि कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रखनी है, आप कितना भी कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हैं वो सॉल्यूशन, कितना भी आप सॉल्यूट डाल सकते हो उसमें। तो अब फिर आता है कि तो पहली बात तो क्लियर है, व्हाट इज सॉल्यूशन? क्या होती है सॉल्यूशन? होमोजेनस मिक्सचर हुज कंसंट्रेशन। और अगर कोई मिक्सचर होमोजेनस नहीं है तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर कोई मिक्सचर होमोजेनस है तो वो 100% सॉल्यूशन। ठीक, चलो तो बच्चों यहाँ से फिर हम आते हैं, पहले तो कुछ कॉमन टर्म है सॉल्यूशन के रिलेटेड। इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? तो सॉल्यूशन में एक्चुअली 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है बच्चों हमारे पास सॉल्वेंट एंड दूसरा कौन सा हमारे पास? सॉल्यूट। क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट इज सॉल्यूट? व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट इज सॉल्यूट? कौन बताएगा मुझे? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन। व्हाट इज सॉल्वेंट? व्हाट इज सॉल्वेंट? ओके वेरी गुड। देखो कई बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन होती है कि सर जी जो सॉल्वेंट जो ज्यादा कंसंट्रेशन में हो तो वो सॉल्वेंट हो गया और जो लेसर क्वांटिटी में हो वो सॉल्यूट हो गया। कहीं ना कहीं आप सही भी हो, लेकिन ये चीज़ गलत भी हो सकती है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। कैसे? मैंने क्या करा, मैंने 100 ml पानी लिया। 100 ml पानी का मतलब क्या है? 100 ग्राम मास है उसका, यानी कि मैंने 100 ग्राम पानी में मैंने बच्चों 110 ग्राम शुगर ऐड कर दी, सुक्रोज ऐड कर दिया मैंने, C12H22O11। ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने C12H22O11 दैट इज सुक्रोज ये ऐड कर दिया किसमें?
100 ml पानी में, 100 ml पानी, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो 100 ml विल बी इक्वल टू 100 ग्राम, ठीक है। अब मैंने ये डाल, और मैंने ये कितना डाला 110, और ये आराम से डिसॉल्व हो जाएगी चीनी, ठीक है। आप रूम टेम्परेचर पे आप 208 ग्राम तक शुगर डिसॉल्व कर सकते हो इन 100 ml ऑफ वाटर। तो बच्चों इसका मतलब आपने तो 110 ग्राम जो है वो शुगर ऐड कर दी किसमें, 100 ml पानी में, मतलब 100 ग्राम पानी में। तो आपकी डेफिनेशन के हिसाब से तो अब वाटर क्या बन जाएगा, वाटर सॉल्यूट हो गया, क्योंकि वो लेसर क्वांटिटी में, और शुगर क्या होगी, तो ऐसा होगा नहीं। कभी भी डिसोल्यूशन प्रोसेस आती है, मतलब जब चीजें डिसॉल्व होती हैं तो उसमें जो कंपोनेंट जो चीजों को डिसॉल्व करता है, मींस द कंपोनेंट इन व्हिच डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड सॉल्वेंट, वेयर एज द कंपोनेंट व्हिच गेट डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्यूट। फिर से सुनना, तो सॉल्वेंट क्या होता है, ये कहीं ना कहीं डेफिनेशन ठीक भी है, लेकिन कब वो बताता हूं मैं। तो पहले तो देखो सॉल्वेंट क्या चीज है। सॉल्वेंट मतलब द कंपोनेंट इन व्हिच डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस, ठीक है, कंपोनेंट इन व्हिच डिसोल्यूशन, ठीक है, टेक प्लेस, जिसमें डिसोल्यूशन हो रही है बच्चों वो सॉल्वेंट है, एंड व्हिच गेट डिसॉल्व वो क्या है, सॉल्यूट, व्हिच गेट डिसॉल्व वो सॉल्यूट है, ठीक। जैसे बच्चों मैंने वाटर लिया, अब मैंने NaCl डाल दिया इसमें, और यहाँ पे H2O है, तो H2O में NaCl डाला, NaCl डिसॉल्व हुआ, वाटर ने डिसॉल्व करा, तो वाटर क्या हुआ, सॉल्वेंट, और NaCl क्या हुआ, डिसॉल्व, सॉल्यूट। NaCl डिसॉल्व हुआ तो NaCl एक्ट्स एज अ सॉल्यूट, वेयर एज H2O एक्ट्स एज सॉल्वेंट। क्लियर। दूसरी डेफिनेशन कब कर सकते हो आप, और जब डिसोल्यूशन ना हो रही हो, सिंपली मिक्सिंग हो रही हो, जैसे एलॉय है, एलॉय आप बनाते हो, आपने ऐसा करा 100 ग्राम कॉपर लिया, उसमें 5 ग्राम आपने कोई मेटल डाल दी, ठीक है, कोई मेटल डाल दो आप, जैसे आपने सिल्वर डाल दिया उसमें, तो अब सॉल्वेंट कौन है, कॉपर, और सॉल्यूट कौन है, सिल्वर। अब इस केस में लगेगा कि जो ज्यादा क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट है, और जो लेस क्वांटिटी में वो सॉल्यूट है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप बेंजीन और उसको मिक्स कर रहे हो, CCl4 को मिक्स कर रहे हो, तो वहां पे क्या हो रहा है, अब वहां पे आयन तो बन नहीं रहे हैं, डिसोल्यूशन तो हो नहीं रही है, वो जस्ट मिक्सिंग हो रही है उनकी। तो उस केस में बच्चों क्या हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे डिसोल्यूशन वाला, ये नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, हम इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि किसका मास ज्यादा है, किसका मास कम है। जिसका मास ज्यादा है वो सॉल्वेंट, जिसका मास कम है वो, तो सिंपल सी बात है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट कैसे हमने पता लगाना है, हमने पहले तो ये देखना कहीं डिसोल्यूशन प्रोसेस तो नहीं हो रही है। अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रही है तो उसमें जो डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्यूट है, और जो डिसॉल्व करता है वो सॉल्वेंट है, तब मास का फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मान लो आपके पास एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जिस मिक्सिंग हो रही है, डिसोल्यूशन नहीं हो रही है, तो सिंपल क्या करेंगे, जो ज्यादा क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट, जो लेस क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट। क्लियर है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब कई बार बच्चों आपने देखा होगा, हम लिखते हैं जैसे मैंने कहा 67% HNO3, ये देखो 67% HNO3 का मतलब क्या है, बाय मास, मान लो बाय मास मैंने परसेंटेज दी है, तो इसका मतलब है 100 ग्राम है, 67 ग्राम तो HNO3 है, बाकी क्या है, बाकी क्या है, सॉल्वेंट वाटर है। तो इस हिसाब से वाटर लेस है और HNO3 क्या है, तो अब आप ये बोलेंगे कि HNO3 जो है जी एसिड जो वो सॉल्वेंट है और वाटर जो वो सॉल्यूट है, इस केस में नहीं लगेगा कॉन्सेप्ट। क्यों नहीं लगेगा इस केस में, डिसोल्यूशन हो, सिंपल है, बहुत इजी, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादा बुक पढ़ोगे तो और कंफ्यूज होगे। तो जितना मैंने बताया उतना याद रखना, वैसे इतना तो एक्सप्लेन होगा भी नहीं बुक में। चलो अब आते हैं बच्चों हम कि सॉल्यूशन के टाइप कितने होते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सॉलिड लिक्विड गैस हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, उसमें भी हम सॉल्यूशन की एक कैटेगरी बना सकते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन है या टर्नरी है या फिर क्वाटरनरी है। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट, कि कंपोनेंट कितने हैं उस सॉल्यूशन में, कंपोनेंट कितने हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बच्चों 1 सॉल्वेंट है और 1 ही सॉल्यूट है, ठीक है, तो सॉल्यूशन तो बन जाएगी आपके पास,
सॉल्यूशन बन गई। लेकिन इस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है जरा बताओ? एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट, सॉल्यूशन बन गई। टोटल कितने हमारे पास? 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। मैं ये कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो ऐसी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम बच्चों? जिसमें क्या हो? एक सॉल्वेंट हो और एक सॉल्यूट हो। ऐसी सॉल्यूशन को बोलते हैं हम बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब समझ आओगे? बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2। मतलब क्या है बच्चों? एक सॉल्वेंट, 1 सॉल्वेंट और प्लस 1 सॉल्यूट। एग्जांपल बताओ बच्चों, कोई एग्जांपल बताओ। क्या करा आपने? सिंपल सी बात है, पानी, वाटर लिया, वाटर में क्या डाल दिया? नमक डाल दो, ये लो। एक सॉल्वेंट, एक ही सॉल्यूट। कौन सी सॉल्यूशन है ये? बाइनरी। इसी तरह से दूसरी हमारे पास क्या हो सकती है बच्चों? टर्नरी, नॉट शरी, टर्नरी सॉल्यूशन। व्हाट इज टर्नरी सॉल्यूशन? कितने जाएंगे बच्चों? 2 सॉल्यूट हो जाएंगे, सॉल्यूट 2 हो जाएंगे और एक सॉल्वेंट। एग्जांपल बताओ। टोटल कंपोनेंट कितने हो गए? 3 हो गए, टर्नरी बोल देंगे। एग्जांपल बताओ बच्चों। पानी तो लिया ही था, नींबू पानी बना दे? नहीं, नींबू पानी के लिए तो और भी चाहिए हमें। नमक डाल के नींबू डाल दो, सॉरी सिट्रिक एसिड डाल दो तो नींबू पानी थोड़ा ना बन जाएगा। ठीक है, चीनी तो डालो अभी। H2O, NaCl एंड यहाँ पे सुक्रोज डाल दिया आपने, यानी कि चीनी डाल दी। शुगर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सिंपली शुगर डाल दिया आपने। अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे। कितने सॉल्यूट हो गए? ये देखो, NaCl एंड शुगर क्या है? सॉल्यूट। H2O क्या है? सॉल्वेंट। फिर आते हैं हम अगली, क्वाटनरी। क्वार्टर, QUATER। मेरी तुम लोगों को लगा सर गलत लिखेंगे स्पेलिंग। क्वाटनरी सॉल्यूशन बच्चों, इसमें क्या जाएंगे आपके पास? 3 सॉल्यूट हो जाएंगे और एक सॉल्वेंट। एग्जांपल में बताओ। नींबू। ठीक है, देखो इतना कुछ कर ही दिया तो इसमें सिट्रिक एसिड भी डाल दो, थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो। ठीक है, NaCl प्लस शुगर और प्लस क्या कर दिया हमने? सिट्रिक एसिड। मतलब सिंपल वे में समझो कि बन गया नींबू। ले आओ 50 रुपए। तो बच्चों ये हमारे पास एक ऐसी सॉल्यूशन बनी जिसमें एक सॉल्वेंट है और 1 2 3। अब बढ़ाते रहो, कुछ भी और भी डालना अपना जो डालते रहो और बढ़िया टेस्टी बनाने के लिए इसका। ठीक है, सोडा डाल देना पर वो कुछ और बन जाएगा। बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी, ये किसके बेसिस पे था? डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो एक चीज हमने देखी कि सॉल्यूट जो है वो वेरी कर सकता है। सॉल्यूट 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, पर सॉल्वेंट जो वो कितना रहेगा? हमेशा एक रहेगा। सॉल्वेंट एक रहेगा, सॉल्यूट वेरी कर सकते हैं, सॉल्यूट इनफाइनाइट हो सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? आपने जो क्लास 12th में प्रॉपर्टीज पढ़नी है आगे चल के, जनरली सॉल्यूशन में हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, वो सारी की सारी हमने पढ़नी है बाइनरी सॉल्यूशंस पे। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट। अभी कंसंट्रेशन टर्म के लिए तो हम टर्नरी सॉल्यूशन भी पढ़ लेंगे, जैसे मोल फ्रैक्शन के भी टर्नरी सॉल्यूशन के भी निकाल लेते हैं। लेकिन जब आगे चल के आपने इसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है, आपने क्या कहते हैं उसको, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी आ रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जनरली हम पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन का ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड था बच्चों? नंबर ऑफ टोटल कंपोनेंट। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या होती है बाइनरी सॉल्यूशन? 1 सॉल्वेंट 1 सॉल्यूट। किसी को कोई दिक्कत? वेरी इंटेलिजेंट बच्चे। मक्खन पाल देगा क्या? अच्छा है, मक्खन पाल जाग रहा है ना? कितने बच्चे हैं जो आज 3 क्लासें लगाने के बाद आ रहे हैं इस क्लास में? 4 चौथी क्लास है मेरी। देखो बच्चे, मैं भी सुबह से पढ़ा रहा हूँ 9:30 से, मेरे सिर्फ 20 मिनट का ब्रेक था। हाँ ठीक है, टाइम क्या हो रहा है अभी? 7:05 ना। हाँ तो आप लगा लो, आपकी कितने हो गए? 10 घंटे तो हो ही गए ना? 10 आवर हो गए। तुम लोग भी 10 घंटे से लगातार पढ़ रहे हो? नहीं,
मैं पढ़ा रहा हूँ 10 घंटे से। तुम लोग तो बैठते ही हो, चुपचाप देखते ही, हमें देखो जितनी हम मेहनत करते हैं उसका अगर 2% भी कर लो ना तुम लोग, बैठने में दिक्कत होती है। आओ कभी इधर। चलो कोई ना, देखो दोनों चीज़ें मुश्किल है। तुम्हारे टाइम पे होते तो हम लगता था कि टीचर की बेचारे की ज़िंदगी कितनी बढ़िया है, अभी हमें लगता है बेचारे बच्चों की ज़िंदगी कितनी बढ़िया है। आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं समझ आया, फिर करवाओ। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा बच्चों डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, स्टेट STAT, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों क्या लगता है सॉल्यूशन की स्टेट क्या होगी? जनरली जब जिस बच्चे ने सॉल्यूशन नहीं पढ़ा होता है ना, तो उसको मैं पूछता हूं बेटा बता सॉल्यूशन की स्टेट क्या होगी? बच्चों लिक्विड स्टेट होगी इसका, क्योंकि आपने जितनी भी सॉल्यूशंस के बारे में सुना है या पढ़ा है, आपको लगता है सॉल्यूशन तो लिक्विड ही होना चाहिए। सॉल्यूशन सॉलिड कैसे हो सकता है? सॉल्यूशन गैसेस कैसे हो सकता है ना? तो बच्चों सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। ठीक है, वो देखो कितनी थकी हुई है, थकी बहुत। हाँ क्या बात है, इतनी बैंड की बजी हुई है, मतलब अच्छा, मतलब वो सैचुरेशन हो रखी है ब्रेन की, चीजें जा रही हैं ऐसे अंदर की कि टकरा के ऐसे। ठीक है, वैसे तो रिवीज नहीं कर रही ना, मैं तो ठीक है बच्चों। अच्छा देखो, एक स्टेटमेंट याद रखना लेस खान, स्टेटमेंट याद रखना बच्चों कि स्टेट ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। जैसा सॉल्वेंट वैसी सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट आपका सॉलिड स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड ही बनेगी। सॉल्वेंट अगर आपका लिक्विड स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड ही बनेगी, और अगर सॉल्वेंट आपका गैसीय स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी गैसियस ही बनेगी। क्लियर है इतनी बात? तो देखो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों, कौन से लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करें। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन। बच्चों इधर देखना, एग्जांपल देखना लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। ऐसा करता हूं मैं, इसको ऐसे बना लेता हूं। ये क्यों बनाया मैंने, इधर देखना ध्यान से। इधर लिखा मैंने सॉल्वेंट, इधर लिखा मैंने सॉल्यूट, और बच्चों यहां पे मैंने लिखा एग्जांपल। इस तरफ आ जाएंगे एग्जांपल, इस तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल। चलो सॉल्वेंट बताओ मुझे, अगर मुझे लिक्विड सॉल्यूशन बनानी है तो सॉल्वेंट कैसा चाहिए? लिक्विड ही चाहिए। ठीक है, सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है? ठीक है, सॉलिड हो सकता है, देखो ध्यान से, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। बताओ सही है कि नहीं है? अब मुझे एग्जांपल बता। अच्छा देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, हम बोलेंगे सॉलिड इन लिक्विड। जब मैं बोलूंगा ना सॉलिड इन लिक्विड, तो इसका मतलब है कि आप सॉलिड सॉल्यूट को किसमें डालो? लिक्विड में डालो, यानी कि सॉल्वेंट में डालो। तो जब मैं बोलूंगा सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है। और सिंपल सी बात है, जब भी कभी सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो सॉल्यूशन तो लिक्विड ही बनेगी, तभी तो हम लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल बताओ, बड़ा इजी है। क्या करें बताओ? अभी करा था हमने, चीनी डाल दो पानी में, ठीक है, NaCl इन वाटर, NaCl प्लस वाटर, हो गया एग्जांपल। वेरी गुड। दूसरा बताओ इसका बच्चों, लिक्विड का दुनिया का सबसे अच्छा मिक्सचर कौन से वाला? अल्कोहल एंड वाटर। इथेनॉल इज अ प्योर कंपाउंड। इथेनॉल तो अल्कोहल हुआ ना, प्योर कंपाउंड हुआ। जब तक आप उसमें वाटर नहीं डालोगे तो फिर मिक्सचर कैसे हुआ? मिक्सचर बनाना ना, मिक्सचर में तो आपको दो कंपोनेंट चाहिए, तो आपने इसमें क्या डाल दिया? अल्कोहल प्लस। और अगर आप सोच रहे हो उस अल्कोहल के बारे में, ठीक है, तो उसके लिए फिर इथाइल अल्कोहल लेना पड़ेगा। पता चला मिथाइल अल्कोहल डाल दिया तो ठीक है, पहुंच जाओगे ऊपर यमराज के पास। मिथाइल अल्कोहल जो है बच्चों वो पॉइजनस होता है, वो आपके नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर सकता है। मिथाइल अल्कोहल जो होता है वो ड्रिंकेबल नहीं होता है। ड्रिंकेबल जो होता है वो इथाइल अल्कोहल भी होता है, लेकिन इथाइल अल्कोहल भी जब वो डिस्टिल्ड होता है तो उसकी प्रॉपर डिग्री होती है, पूरा प्रूफ होता है वो। ऐसे नहीं कोई भी अल्कोहल मत चलो जी, ठीक है। तो ये ना कल को की अगर आप लैब वगैरह में जाओ और वहाँ पे लिखा हो अल्कोहल,
और लिखा हुआ इथाइल एल्कोहल, तो लड़के करें चलो भाई आज रात का हो गया जुगाड़। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वो सारा का सारा जो होता है वो स्पिरिट होती है, उसको मत तुम लोग, मतलब कई बार होते हैं बच्चे प्रैंक करते होते हैं अपने दोस्त के साथ, पता चला कि अंधे हो गए। लिक्विड गैस, और देखो मुझे लैब वालों के ऊपर भरोसा नहीं है स्कूल में कि इथाइल अल्कोहल की जगह उन्होंने लिखा बाहर इथाइल अल्कोहल है, डाला मिथाइल अल्कोहल हो। हाँ ऐसा भी हो सकता है। हाँ मतलब कोई पता नहीं है ना उसमें क्या रखा हुआ है। तो देखो बच्चों लिक्विड गैस, इसका एग्जांपल बताओ लिक्विड गैस का। लिक्विड देखो, लिक्विड आपके पास मान लो वाटर है, वाटर में कौन सी गैस डिसॉल्व कर दो, CO2, या फिर आप O2 या फिर H2, कोई भी गैस डिसॉल्व कर दो। तो आपने O2 इन वाटर, हो गया कि नहीं होगा? बहुत इजी था। नेक्स्ट आते हैं हम कौन सी सॉल्यूशन पे, आप देखो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड इसका एग्जांपल। कौन सी सॉल्यूशन करें बताओ? सॉलिड कर ले, चलो ठीक है जी, सॉलिड सॉल्यूशन। ध्यान देना सारे बच्चे, कौन बताएगा एग्जांपल मुझे पहले? अच्छा सॉल्वेंट तो कैसा चाहिए फिर यहाँ पे? सॉलिड चाहिए, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, ये सॉलिड। सॉल्यूट बताओ, सॉलिड, ठीक है। इसका एग्जांपल तो परफेक्ट एग्जांपल बताओ। एलॉय, गोल्ड के बारे में पता ना, 22, 24, ठीक है। अगर नहीं पता किसको जल्दी से सुन लेना बच्चों। 24 कैरेट जो है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, 24 कैरेट सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। इससे अगर आपने पता लगाना हो कि कितना गोल्ड है आपके गिवन उसमें, तो आपके वो उससे स्टैंडर्ड से पता चल जाएगा। जैसे उसने कहा मान लो कि 22 कैरेट, तो आपने क्या करना है 22 ऊपर लिखना है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है 24, मल्टीप्लाई कर देना 100 से, आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। जैसे 22 डिवाइड बाय 24 91.7% के आसपास आएगा। देखना अपना जस्ट चेक करना कितना ही है, 91.6%। कितना है करना, सॉल्व करना होगा। 20 का निकालना तो कितना हो जाएगा बच्चों? 20/24 मल्टीप्लाई बाय 100, ये तो मेरे हिसाब से 85% के आसपास आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है देखो ध्यान से समझो। 22 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या है? 22 कैरेट गोल्ड देखो बच्चों, 22/24 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 91.7%। इसका मतलब है कि आपको जो भी सैंपल दिया गया है उसमें सिर्फ गोल्ड 91.7% ही है, तो बाकी क्या है? बाकी अब बच्चे कह रहे हैं इंप्योरिटी। अब इंप्योरिटी का मतलब यहाँ पे रेत थोड़ी ना डाला उसने, ठीक है। इंप्योरिटी वहां पे क्या होंगी? दूसरी मेटल्स लाइक कॉपर एंड सिल्वर। तो जो इंप्योर मेटल है यहाँ पे कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर एंड सिल्वर, ठीक है। इंप्योर मेटल है यहाँ पे हमारे पास कॉपर एंड सिल्वर। तो देखो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो 100 ग्राम आप 22 कैरेट गोल्ड लो, तो उसमें से 91.7 ग्राम क्या है? गोल्ड है, बाकी क्या है आपके पास? दूसरी मेटल। तो बच्चों मान लो अगर ये ब्रिक है आपके पास है 100 ग्राम की, तो इसमें ऐसा होगा, अगर ये 22 कैरेट है तो इसमें ऐसा होगा कि इतना इतना जो है जी गोल्ड है और बाकी सारे यहाँ पे कॉपर और सिल्वर है, क्या होगा? यूनिफॉर्मली मिक्स होगा। और थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए कि जब भी वो यूनिफॉर्मली मिक्स होगा, कोई भी मिक्सचर अगर यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्म है, तो वो क्या होगा? तो जो आपने जो रिंग पहनी है वो भी एक सॉल्यूशन है। नहीं पहनी किसी ने? मैंने नहीं पहनी, देखो मेरे पास में नहीं है, ठीक है। सेम पिंच, ठीक है। तो अगर जितने भी ऑर्नामेंट्स है देखो ध्यान से सुनो, 22 कैरेट गोल्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, उसके ऑर्नामेंट्स जनरली बनते नहीं है। मतलब आप 24 कैरेट गोल्ड जो होता है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, प्योरेस्ट फॉर्म जो होती है, तो उसमें हम इसलिए कॉपर और सिल्वर ऐड करते हैं सो दैट वो क्या हो जाए, थोड़ा सा हार्ड हो जाए, ठीक है। तो आप अगर 20 कैरेट बनाओगे तो थोड़ा और हार्डनेस हो जाएगी, कॉपर का जो कॉन्सेंट्रेशन है फिर सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन आप और बढ़ा दोगे। तो कहने का मतलब, अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, जिसमें से पहचानो कौन सा सॉल्यूशन है, तो उसमें से उसने एक एग्जांपल दिया हुआ है 22 कैरेट गोल्ड। ये क्वेश्चन बहुत पुराना है। 22 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड जो वो क्या है? सॉल्यूशन है। हाँ 24 कैरेट गोल्ड नहीं है, 22 कैरेट गोल्ड जो वो सॉल्यूशन है। इससे नीचे कोई भी है, 23 पूछ लिया, 20 पूछ लिया, 19 पूछ लिया, 18 पूछ लिया, क्या है? सॉल्यूशन। ओके, तो बच्चों सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल हो गया। कोई भी अलॉय ले लो आप, कोई भी अलॉय मिक्सिंग करते हो, कार्बन डाल दो किसमें? आयरन में, स्टील बनाने के लिए, वो भी क्या है? अलॉय है। तो इसमें कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो आप, अलॉय लिख दो। ओके, सॉलिड और लिक्विड बताओ बच्चों। ये पहले बता देता हूं मैं, ये क्वेश्चन आएगा आपको,
ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट में भी पूछा गया, कई बार जेईई में भी क्वेश्चन ये यहां से आया हुआ। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड। अब देखो बच्चों, दो मेटल को मिक्स करो, एक ऐसी मेटल उठाओ जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है, कौन है, मरकरी, और दूसरी मेटल उठाओ सोडियम, दोनों को मिक्स कर दो, एलॉय बना दो। अब वो जो, अब मरकरी का कभी भी जो एलॉय होता है उसको क्या नाम होता है, एमेल्गम, तो इसका क्या नाम होगा, सोडियम एमेल्गम। अब सोडियम यहाँ पे सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट कैसे हुआ, हमने उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ले ली, उसकी अमाउंट ज्यादा ले ली, मतलब कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट ज्यादा ले लिया हमने सोडियम ज्यादा लिया एंड आपका जो HG है वो कम लिया, तो हमारे पास बन गया सोडियम एमेल्गम। हो जाएगा, ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया बच्चों सॉलिड और गैस। बच्चों ये भी क्वेश्चन जो वो पूछा गया है, कोई बताओ इसका आंसर। प्लैटिनम और पैलेडियम में हाइड्रोजन। वेरी गुड बच्चों, ध्यान से सुनना, एक प्रोसेस होती है एडसॉर्प्शन, बताया था इसके बारे में, व्हाट इज एडसॉर्प्शन, ध्यान से सुनो। जैसे बच्चों चारकोल है, चारकोल क्या करता है, गैसेस को अपने सरफेस के ऊपर क्या कर लेता है, एडसॉर्ब कर लेता है, अपने सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब कर लेता है। चारकोल में बहुत छोटे-छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, तो वो क्या करेगा, चारकोल उन गैसेस को अपने सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब कर सकता है। तभी तो चारकोल आपको पता ही है मास्क में यूज होता है, एक आया था चारकोल वाले मास्क। चारकोल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। अगर आप मान लो वाटर को अगर आपने थोड़ा सा थोड़ा ड्रिंकेबल बनाना है और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और आपको लगता है कि पानी में इसमें डर्ट है कुछ ऐसा है, आप चारकोल के पीसेज डाल दो। चारकोल क्या करेगा, उस वाटर में जितने भी छोटे-छोटे TDS नहीं बोलूंगा उसको, डिसॉल्व पार्टिकल्स है, उसको अपने सरफेस के ऊपर वो स्टिक कर लेगा, जिससे थोड़े बहुत आप वो वाटर जो ड्रिंकेबल हो जाएगा। पुराने टाइम में ऐसा करते थे, ठीक है। चारकोल के और भी बहुत सारे यूजेज हैं, पर चारकोल के साथ जो गैसेस एडसॉर्ब होती हैं वो आप मतलब यहाँ पे ना एडसॉर्प्शन प्रोसेस दो तरह की होती है, केमी एडसॉर्प्शन होती है, फिजियो एडसॉर्प्शन होती है। सरफेस केमिस्ट्री है, क्लास 12th में होता था पहले चैप्टर, अब ये कर गया, अब सिर्फ एडवांस के लिए बच्चे, मेंस के लिए भी नहीं है। तो एक होता है फिजियो एडसॉर्प्शन, फिजियो एडसॉर्प्शन में सिंपली वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से आके अटैच हो जाता है। फिर आता है केमी एब्जॉर्प्शन, केमी एब्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्डिंग करता है, पूरा बॉन्ड बनाता है प्रॉपर। जैसे बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो केमी एब्जॉर्प्शन है, केमी एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस, पूरा आपका सरफेस जो वो कोरोड हो जाता है। तो जब भी कोई जैसे हाइड्रोजन एटसेट्रा कोई मेटल किसी हाइड्रोजन गैस एटसेट्रा किसी मेटल के सरफेस के ऊपर आके एडसॉर्ब हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एडसॉर्प्शन, और ऑक्लूजन करके भी एक वर्ड यूज करते हैं हम। तो ये जो प्रोसेस होती है ना एडसॉर्प्शन, उसको हम कंसीडर करते हैं कि वो जो गैस है वो सॉल्यूट है और जिसके सरफेस के ऊपर, मेटल के सरफेस के ऊपर आके वो स्टिक हो रही है, वो सॉल्वेंट है। तो इसको भी एक सॉल्यूशन माना जाता है। और इसका जो परफेक्ट एग्जांपल है, खुद तैयार करते हैं लैब में, पैलेडियम या फिर प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन को का बॉन्ड बनवाना, हाइड्रोजन को एडसॉर्ब करवाना, उसको बोल देते हैं सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम, या फिर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड प्लेटिनम। अगर कभी भी ऐसे आए ना सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड प्लेटिनम, तो समझ जाओ किसका एग्जांपल है, गैस इन सॉलिड। एडसॉर्प्शन लिखा है तब भी ये है, किसी मेटल के ऊपर वो कह रहा है गैस आके अटैच हो रही है, एडसॉर्ब हो रही है, तब भी ये एग्जांपल। तो ये दो एग्जांपल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने चाहिए, ठीक है। वहां पे नोट्स में लिखे हुए हैं H2 गैस एडसॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ PD पैलेडियम या फिर PT। अब कैसे एडसॉर्ब होती है वो एक केमिकल बॉन्डिंग है, तो फिर वो अभी तो उस चैप्टर के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट आओ हमारे पास तीसरी जो सॉल्यूशन बच्चों कौन सी है, कौन सी, लिक्विड सॉल्यूशन। यस, बताओ लिक्विड सॉल्यूशन जल्दी से बता दो। लिक्विड तो हो गई है, गैस, चलो गैस, ठीक है। तो सॉल्वेंट तो गैस ही होगा, है ना। सॉलिड क्या क्या हो सकता है बच्चों, चलो बताओ। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। जल्दी से बताओ बच्चों, गैस का तो एग्जांपल कर लेते हैं हम। मिक्सचर ऑफ किसका एग्जांपल, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ O2 एंड Na2 का मिक्सचर, कुछ भी हो सकता है। ये जो एयर है, नॉर्मल एयर जो है हमारे पास, जिसमें तीन गैसेस मिक्स हैं जनरली, मतलब हाई प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूँ, या सिंपल आप बोल दो ना बच्चों, O2 Na2 H2, ये गैसेस का मिक्सचर सिंपल है। उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही गैसेस फॉर्म है। इसमें बताओ बच्चों लिक्विड इन गैस,
बच्चों देखो बरसात के टाइम में आपको पता ही है कि वाटर के छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है बच्चों। आगे पढ़ोगे आप, इस चैप्टर में तो नहीं है, एक पढ़ोगे आप क्लॉइडल सॉल्यूशन के बारे में आप पढ़ोगे, तो क्लॉइडल सॉल्यूशन में आप ना पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज जो होता है बहुत ही स्मॉलर होता है, ठीक है। तो अभी की अगर हम बात करें तो अगर वाटर ड्रॉपलेट, टाइनी ड्रॉपलेट, बहुत छोटे ड्रॉपलेट, अगर वो एयर में प्रेजेंट है तो एयर तो क्या गैस है, और वो जो छोटे वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट है वो क्या है, लिक्विड। तो यहाँ पे एक मिक्सचर बन गया हमारे पास, और अगर ये मिक्सचर यूनिफॉर्म हुआ तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। जनरली इसको हम ह्यूमिडिटी बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन एयर। एंड बच्चों सॉलिड गैस का बताओ, सॉलिड गैस का बताओ। एरिएटेड रिंग्स में वही है CO2 वगैरह जो है पानी में डाल दिया या उसमें डाल दिया, सॉल्यूशन में डाल दिया। हाँ बोले बच्चों, गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस, स्मोक कह सकते हैं हम, ठीक है। ये भी एक तरह का ट्रू सॉल्यूशन तो नहीं है। छोटे बच्चे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट नहीं, सॉलिड पार्टिकल, अनबर्न्ड पार्टिकल, जिनका साइज जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन के उस रेंज में आता है, बहुत छोटा साइज होता है उनका, ठीक है। तो वो अगर पार्टिकल एयर में प्रेजेंट है तो वो भी क्या हुआ आपके पास में, सॉलिड इन गैस ही हुआ, ठीक है। एक और लिखवाया होगा आपको, एक कैम्फर लिखवाया हुआ, यस कैम्फर लिखवाया हुआ, ठीक है। तो बच्चों ये था आपके पास सारे बेसिक्स, लेकिन इसमें से ना कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने थोड़ा आपको डिटेल में करवा दिया है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके लिए बोरिंग हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट इज, अब आइए हम सीधे कंसंट्रेशन टर्म्स पे। व्हाट इज कंसंट्रेशन? What is amount of solid dissolve in yes given amount of solvent, कि बच्चों आपको एक सॉल्वेंट की अमाउंट दी है, उसमें कितना सॉल्यूट जो वो डिसॉल्व हो रखा है, ये कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन में कितनी टर्म्स आती है हमारे पास, 9 टर्म्स लिखवाई हुई वैसे, और अगर पीपी भी कर लें उसमें पार्ट पर मिलियन कर दें तो 10 हो जाएंगे। अभी टर्म कौन सी है ध्यान से देखना, सबसे पहले कौन सी है, सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास, ठीक है बच्चों, मास परसेंट भी बोल देते हैं इसको, और मास बाय मास परसेंट भी बोल देते हैं इसको, और वेट बाय वेट परसेंट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। दूसरा कौन सा आ जाता है हमारे पास, मास बाय वॉल्यूम आ जाता है, या फिर वेट बाय वॉल्यूम परसेंट लिख देते हैं हम। तीसरा कौन सा आता है हमारे पास, बताओ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अब बच्चों वो जनरल टर्म्स पहली आ जाती है हमारे पास, मोलैरिटी, फिर मोलैलिटी, फिर नॉर्मैलिटी लिख लेते हैं पहले, नॉर्मैलिटी, फिर क्या आ जाता है, फॉर्मेलिटी। इसको पढ़ने में भी हमने फॉर्मेलिटी ही करनी है। 8 कौन सा आ जाता है हमारे पास, बोलो, मोल फ्रैक्शन, फिर कौन सा आ जाता है, यस पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम ppm लिख देते हैं, एंड एक 10 अगर लिखना है तो ppb हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म्स हमने डिस्कस करनी है। वैसे तो ये क्लास 10th में ही सारी की सारी डिस्कस करी हुई है, सॉरी 11 में डिस्कस करी हुई है सारी की सारी, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आती है सबको, जल्दी से फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों। देखो नंबर ऑफ मोल्स को डिसॉल्व करते हैं यहाँ पे n से, चलो उसको बाद में लिखवाता हूँ। पहले देखो मास परसेंट का मतलब क्या है, ठीक है। मास परसेंट का मतलब है बच्चों, ऊपर लिखना है आपने तो मास ऑफ कंपोनेंट, और नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, यही आगे नहीं आएगा। क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों मास परसेंट का, मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ अगर देखो सॉल्यूट लिखे थे यहाँ पे, अगर जनरली सॉल्यूट ही लेते हैं यहाँ पे, लेकिन दोनों में से कोई कंपोनेंट ले सकते हैं हम, लेकिन जब हम मास परसेंट की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूट को ही कंसीडर करेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज की बात हो रही तो मल्टीप्लाई बाय 100, बात खत्म हो जाएगा।
तो जैसे बच्चों अगर मैं 5 ग्राम NaOH डिसॉल्व करूं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, तो क्या परसेंटेज बनेगी? 5 ग्राम NaOH डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना है? 5% ही आया कि नहीं आया? तो अगर कल को कोई, अगर आपको एक ध्यान से सुनो, अगर आपको कल को ये स्टेटमेंट आती है तो इसका मतलब बताना बच्चों 2% NaOH मास बाय मास, ठीक है। और यहाँ पे ना एक्वस भी लिखा हुआ है, इसने एक्वस लिखा हुआ, एक्वस साथ में 2% NaOH एक्वस मास बाय मास। इसका मतलब समझाओ, इसका मतलब हुआ 2 ग्राम NaOH डिसॉल्व है किसमें? डिसॉल्व इन इसमें बच्चों 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यूनिटरी मेथड से बाकी आप कितना भी मास दिया उसका निकाल सकते हो आप, ठीक है। यही परसेंटेज का मतलब यहाँ पे ये कि 2 ग्राम, इसका लेट, अगर लेट द टोटल मास ऑफ मैं कितना ले लूं 100 ग्राम ले लूं, तो यही तो परसेंटेज बनेगी। तो ये बताओ बच्चों NaOH का मास कितना है यहाँ पे, और वाटर का मास कितना होता है? 98 ग्राम है। अब इस डाटा से मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ? मोल फ्रैक्शन, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट पता है यहाँ पे, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट पता है हमें यहाँ पे, सॉल्वेंट का मास पता चल गया। सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? NaOH। कितना मास है? हाँ वाटर सॉरी, सॉल्वेंट हमें पता चल गया H2 है, सॉल्यूट हमें पता चल गया NaOH है। अब इनके मोल्स निकाल सकते हैं हम, ये देखो गिवन मास हो गया, डिवाइड बाय मोलर मास से हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, बाकी चीजें भी निकाल सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। वेरी दूसरा आता है बच्चों, ध्यान से सुनना, एक तो हो गया मास परसेंट, दूसरा आता है हमारे बच्चों हमारे पास मास बाय वॉल्यूम। अच्छा, मास परसेंट को वेट बाय वेट भी बोलते हैं। दूसरा आता है हमारे पास वॉल्यूम परसेंट, सॉरी वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। वेट बाय वॉल्यूम क्या है? देखो इसको इजी समझना, ऊपर हम लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml। समझ गए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे लेना हमने 100 ml, इजी समझो। यहाँ पे ऊपर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना लेना है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बच्चों हमें? 100 ml, बस सिंपल ये समझो। तो बच्चों कल को अगर उसने ये लिखा है, ये देखो उसने लिखा है कि 2% NaOH, उसने लिखा 2% NaOH और साथ में लिखा एक्वस, और यहाँ पे लिखा है बच्चों उसने वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। बताओ क्या मतलब हुआ इसका? वेट बाय वॉल्यूम क्या मतलब हुआ इसका? कि भाई 2 ग्राम NaOH डिसॉल्व है किसमें? इन 100 ग्राम ऑफ, 100 ग्राम ऑफ नहीं, यहाँ पे आएगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये आएगा इसका मतलब। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? अब बच्चों वहां पे बस इसका लिखने से सारा का सारा फर्क पड़ जाएगा। अब इसमें बताओ, इसमें सॉल्वेंट का मास कितना है? सॉल्वेंट का मास कितना है? कितना? कैसे आया 98? 100 minus 2। अच्छा वाह भाई, डॉलर से रुपीस माइनस कर दो। वो ml है। किसकी? तो यहाँ पे ये वाटर थोड़ी ना 100 है। अच्छा, तेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो 2 ग्राम NaOH डिसॉल्व करा हमने 100 ml में, तो टोटल सॉल्यूशन का मास भी 100 ग्राम होगा। हाँ नहीं, सॉल्वेंट का मास 98 तो ग्राम। ये सॉल्वेंट का मास 98 ग्राम कैसे आया? सॉल्वेंट वाटर है ना, हाँ। एक्वस मतलब वाटर होता है। ओके ठीक है, समझ गया तेरी बात। तू ये कह रहा है सर 100 ml में से 2 ग्राम माइनस कर दो तो 98 ग्राम आएगा। और मैंने क्या बोला था अभी? मैंने कहा हाँ वो तो वैसे ही बात हुई सर, मेरे पास $5 है, ठीक है, और मेरे पास 1000 रुपया है, मेरे पास सर 1005 डॉलर हो गए, है ना? दूसरी यूनिट से कैसे तू माइनस कर सकता है बेटा?
वैसे भी 100 अगर प्योर वाटर होता तो डेंसिटी 1 होती है, प्योर वाटर नहीं है ना यहाँ पे, समझ रहे हैं? एक्वस का मतलब है वाटर में डिसॉल्व है, पर NaOH भी तो है वहां पे। अगर सिंपल वाटर होता है फिर तेरी बात सही है कि सर 100 ml वाटर है, यहाँ पे कहाँ लिखा उसने 100 ml वाटर है, 100 ml सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में NaOH भी है। तो यहाँ पे आप वाटर का यानी कि सॉल्वेंट का मास नहीं बता सकते जब तक क्या ना दिया हो, डेंसिटी। तो डेंसिटी दी होगी तभी निकलेगा, ये ऐसे नहीं निकलेगा, समझिए? अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में बताओ, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था जब मैंने उसमें लिखा था 2% NaOH वेट बाय वेट लिखा था, मास परसेंट लिखा था, उस केस में वॉल्यूम बताओ। जब तक डेंसिटी नहीं दी होगी उस केस में वॉल्यूम नहीं बता पाओगे, इस केस में सॉल्यूशन का मास नहीं बता पाओगे, बता पाएंगे? चलो सो आपको ये समझ आ गया। अच्छा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में कुछ नहीं है, ऊपर वॉल्यूम कितना है सॉल्यूट का डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है, ठीक है? उसको इतना यूज भी नहीं करते हैं। हाँ मतलब रिलेशन नहीं, अभी तो उसने तो दिया होगा ना, उसने कहा 2 ग्राम NaOH डिसॉल्व है 100 ml पानी में, बताओ क्या वो वाई परसेंटेज आई, तो हम निकाल सकते 2 डिवाइड बाय 100 2% आ गया। नहीं वो आगे क्वेश्चन जब रिलेट करेंगे हम, वो तो एक मैंने ऐसे ही जनरल क्वेश्चन पूछ लिया था कि बताओ मास कितना होगा इसके। चलो अच्छा, अब आते हैं हम मोलैरिटी पे। व्हाट इज मोलैरिटी? ध्यान से सुनना बच्चों, व्हाट इज मोलैरिटी? क्या होती है मोलैरिटी? यस, देखो मोलैरिटी है, कैपिटल M से डिनोट करेंगे, ध्यान से सुन लेना बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं हम यहाँ पे N से डिनोट करते हैं, और B में अगर वर्ड यूज कर रहा हूँ तो वो है सॉल्यूट के लिए, और A वर्ड अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो वो है सॉल्वेंट के लिए। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है? NB मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है? डिवाइडेड बाय क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपके पास आ गई मोलैरिटी, ठीक है? मोलैरिटी का फॉर्मूला फिर से देख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन बच्चों जनरली हम जो क्वेश्चन करते हैं तो उसमें वॉल्यूम जो दिया होता है वो किस में दिया होता है? ml में दिया होता है। तो उस केस में सिंपल सी बात है, फिर हमें ml को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो हमारा फॉर्मूला जो बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, अगर वॉल्यूम यहाँ पे ml में बच्चों तो फिर इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो इसको ऊपर ले जाओ आप, ऊपर लिख दो सिंपली यहाँ पे। तो वॉल्यूम अगर किस में है? ml में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वॉल्यूम लीटर में तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे, कई बार लीटर में दिया होता है वॉल्यूम फिर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, मोलैरिटी निकाल रहे होते हैं, 100 मोलैरिटी आ गई सर, 105 मोलैरिटी आ गई, इतनी मोलैरिटी नहीं आती जनरल सॉल्यूशन की, ठीक है? अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई 1000 से कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? मोलैरिटी आ जाएगी। हाँ, क्वेश्चन कहाँ पे थे हम? यूनिट्स, क्या यूनिट होगी बताओ? यूनिट बताओ जल्दी से। नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होगी? मोल, ठीक है? नीचे है वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? लीटर, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? मोल पर लीटर। एक तो ये यूनिट आ गई, अच्छा एक तो ये यूनिट आ गई, सॉरी यूनिट लिखना था मैंने यहाँ पे, ठीक है? और एक और क्या हो सकती है हमारी क्या हो सकती है, और क्या यूनिट होती है? कैपिटल M लगा दो। कभी भी अगर उसने ऐसे लिखा ना, ये देखो बच्चों 2 मोलर, तो इसका मतलब है ऐसी सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी कितनी है? 2 है। अगर सेमी मोलर लिखा तो 1/2 यानी कि 0.5 मोलर सॉल्यूशन। बच्चों ध्यान से सुनना, अगर उसने M/2 लिखा है कितनी हुई? M/2 का मतलब क्या हुआ? 0.5 मोलर। M/2 मतलब 1/2, 1/2 को सॉल्व करो तो कितना आएगा? 0.5। अगर उसने सेंटीमोलर कहा तो सेंटी का मतलब क्या होता है? तो 1/100 हो जाएगा। 1/100 कितना हो गया? 0.01 मोलर, ठीक है? अगर डेसी बोला उसने तो 0.1 मोलर हो जाएगा। सेंटी बोला उसने तो 0.01। ये सेंटी लिखा होता है ऊपर की तरफ, मिली बचा है, 1000 होता है तो कितना आया? तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है जी एक सॉल्यूशन है मिली मोलर सॉल्यूशन है। अब बच्चा कहता है सर हमें तो मोलैरिटी की वैल्यू नहीं दी है, उसने लिखा तो है मिली मोलर सॉल्यूशन, तो मिली में खुद आपको मिली कंसीडर करना है कि कितना मिली आया।
चलो ये हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों है डिपेंडेंट? सिंपल वे द वॉल्यूम आ रहा है। जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ सकता है, जनरली बढ़ता है। टेम्परेचर कम करूंगा तो, क्योंकि मॉलिक्यूल जब टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और बच्चों अगर वॉल्यूम बढ़ा, नीचे देखो, अगर वॉल्यूम बढ़ा तो मोलैरिटी तो कम ज्यादा हो ही जाएगी ना, फर्क पड़ेगा। ठीक, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट बच्चे। अरे रुको तो सही है, भी नॉर्मलिटी तो कर ले। सर 8 बजे तक लोगे मैं भी अकेला घूमूंगा मेरे साथ भी कोई नहीं जाने वाला। हाँ, कोई ना। बच्चों पुराने वाले बच्चे तो खुश होते थे जब भी उनकी एक्स्ट्रा क्लास होती थी। तुम लोगों को पता नहीं क्या है, नई जनरेशन आई है, वो तो बड़े खुश होते थे। वो तो खुद कहते सर हमारी क्लास 8 बजे रखो, हम 9:30 बजे घर पे जाएंगे। और वो तुम लोगों से ज्यादा पढ़ते थे बल्कि। वही तो बात है। चलो अच्छा देखो, अच्छा मोलैरिटी कर लेते हैं। मोलैरिटी चलो मोलैरिटी को किससे डिनोट करेंगे? अच्छा ध्यान से सुन लेना, मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। क्या फॉर्मूला रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट चाहिए, ना तो सॉल्यूशन का मास, ना ही सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास ओनली। कई बार बच्चे यहाँ पे सॉल्यूशन का मास भी डाल देते हैं, क्या हुआ? हाँ, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो जाएगा। और यही मास अगर ग्राम में हुआ तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, यहाँ पे मास आ जाएगा आपके पास इन ग्राम। और बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000 मास सॉल्वेंट का, ठीक है? यहाँ पे लिख लेना मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ओके यस सर। अच्छा यूनिट की बात करें तो यूनिट की बात मोल पर केजी। मोल पर केजी। पर केजी आएगा या फिर स्मॉल m। तो कल को मैंने लिखा है 2 मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी कितनी है? 2 है। ओके चलो बच्चों, तो एक क्वेश्चन करते हैं, सुनो एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर एक रिलेशन में समझा देता हूं, फिर आपको भेज देता हूं। ओके देखो क्वेश्चन पता क्या है? उसने कहा कि बच्चों 10 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 10 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in कितने में डिसॉल्व करें? 500 में कर देते हैं। 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? उसने कहा है फाइंड मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, दोनों फाइंड आउट करनी है। फाइंड मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। और गिवन में क्या दिया उसने बच्चों? डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी बच्चों रो से डिनोट करते हैं हम। डेंसिटी इज इक्वल टू, उसने कहा 1.2 ग्राम पर ml कहा है, ठीक है? तो बच्चों देखो, पहले इस क्वेश्चन को देखो और ये बताओ इसमें से क्या इजीली निकल सकता है, मोलैरिटी या मोलैलिटी? मोलैरिटी, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन का क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है। कितना वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ पे? ध्यान से देखो, 500 ml दिया हुआ है, ठीक है? अब मुझे क्या निकालना है? सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर मैं यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाऊं तो मोलैरिटी क्या होगी हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम? बच्चों पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है? मोलर मास, गिवन मास W, मोलर मास। जैसे अब तो NaOH के कैसे निकालेंगे हम? गिवन मास कितना है? बोलो 10, और मोलर मास कितना है? 40। डिवाइड करो तो कितना आया? 0.25। तो यहाँ तो आ गया, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 0.25 आ गया। डिवाइड किससे करेंगे? 500। बोलो कितने से? लेकिन ये वॉल्यूम किसमें है? इसलिए किससे मल्टीप्लाई? 0 0 0 0। कितना आंसर आया? बोलो बोलो जल्दी। 0.5 पक्का? देख लो आ गया आंसर। ये क्या है हमारे पास?
मोलैरिटी, तो इसके साथ हम कैपिटल एम लगा दें या फिर मोल पर लीटर लगा। अब आगे समझना बच्चों, देखो है तो बेसिक ही है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पकड़ा मैंने, बिल्कुल बेसिक। अब दिक्कत ये है कि अब हमें निकालनी है मोलैरिटी। अब मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्टली रिलेशन भी लगा सकता हूँ मोलैरिटी और मोलैरिटी का, कि डेंस अपना 1 अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। एक तो ये रिलेशन है और ये बहुत ही हेल्पफुल रिलेशन है, मैं वही करवाऊंगा आपको, ज़्यादातर क्वेश्चन में उसी से निकलवाऊंगा आपको। एक दूसरा तरीका है लंबा तरीका है। लंबा तरीका मीन्स कि आपको यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, पर मास ऑफ सॉल्वेंट तो है ही नहीं, लेकिन डेंसिटी दी है तो निकाल। अब देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स और नीचे यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब सॉल्वेंट का मास तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो सॉल्यूशन का मास भी नहीं पता है, मुझे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, पर मुझे सॉल्यूट का मास दे रखा है यहाँ पे 10 ग्राम। तो बच्चों ऐसा करते हैं, जरा डेंसिटी देखते हैं लगा के फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब मास और वॉल्यूम, मास कितना है सॉल्यूशन का नहीं पता, वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का पता है, कितना 500। डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की 1.2। अच्छा ग्राम पर ml में, तो आपका जो वॉल्यूम है ml से कट जाएगा, आंसर जो भी आएगा वो ग्राम में आएगा, समझ गए। तो इससे जो मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आया 600, पक्का बराबर में 600 क्या ग्राम। ये किसका मास आया, पर हमने फॉर्मूले में किसका पुट करना है, इसलिए क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे सॉल्यूट। देखो मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास सॉल्यूशन का मुझे पता है, मुझे सॉल्यूट का पता है, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास माइनस कर तो किसका बचेगा, सिंपल। तो मैंने क्या करा, देखो मास, चलो वो तो आप निकाल ही लोगे ना, कितना टोटल मास कितना है 600 है, माइनस कर दिया 10, कितना बचा 590। तो बच्चों अब ऐसा करना आपने, नंबर ऑफ मोल्स कितने यहाँ पे 0.25 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 590। अब ये ग्राम में मास, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1000 आ जाएगा, और हमारे पास जो है इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, लेकिन ध्यान से सुनो बच्चों, हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, अगर मुझे मान लो मोलैरिटी पता है या मुझे मोलैरिटी पता है तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। ये फॉर्मूला हर एक बच्चे को आना चाहिए, जितने भी बच्चे हैं हर एक बच्चे को ये फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनो, फॉर्मूला है लिख लेना ऊपर, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। बच्चों ये हर एक बच्चे को फॉर्मूला रटा होना चाहिए, कैपिटल एंड स्मॉल एम, दैट इज मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, ठीक है। राइटिंग देखो लिखते लिखते गंदी हो गई मेरी अभी, कोई बात नहीं, रात तक पहुंचते पहुंचते ये राइटिंग गंदी हो जाती है, वीडियो में कहना होगा। चलो फॉर्मूला सुनो बच्चों, 1 अपॉन मोलैरिटी, ये लिटी है, लिटी स्पेलिंग नहीं मेरी समझ आ रही तो लिटी, मोलैरिटी स्मॉल है, इज इक्वल टू डेंसिटी, ये डेंसिटी होता है अपॉन मोलैरिटी, ये डेंसिटी, ठीक है। और माइनस क्या आएगा, ये मोलैरिटी है, ये रिटी है, रिटी, देखो ना इतनी गंदी नहीं है राइटिंग, माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बच्चों मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एम भी लिख दिया मैंने इसको, एम मतलब मोलर मास, बी मतलब सॉल्यूट, डिवाइड बाय 1000, ठीक है। इस फॉर्मूले को कैसे याद रखना अपने शॉर्ट वे में, ये देखो 1 अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय 1000। ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन लिखो और घर से आंसर फाइंड आउट करके लाना, क्वेश्चन लिखो घर से आंसर फाइंड आउट करके ले आना। क्वेश्चन है कि 2 मोलल ये 2 मोलल, ये ऐसे लिखा होगा उसने
2 और स्मॉल m लिखा हुआ है, 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, 2 molar solution of NaOH having density 1.10 gram per ml, 1.10 gram per ml. Find molarity as well as molarity. बच्चों कैपिटल एम स्मॉल एम दोनों, अच्छा सॉरी स्मॉल एम तो ऑलरेडी है, मोलैरिटी तो ऑलरेडी है, आपने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है. फाइंड मोलैरिटी तो ऑलरेडी दी है ना इस क्वेश्चन में. हाँ, तो इसी क्वेश्चन के टाइप करके ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो आपने डायरेक्टली करना है. देखो कैसे, 1 अपॉन मोलैरिटी गिवन है, Yes, sir. 2 1 अपॉन 2 इक्वल टू डेंसिटी दी हुई कितनी 1.10 डिवाइडेड बाय डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी कितनी देर की है, फाइंड आउट माइनस मोलर मास कितना है, NaOH का मोलर मास कितना होता है वो लिखना है, 40 डिवाइडेड बाय 1000. निकल गया क्वेश्चन. हो जाएगा.